माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजोन, इनके इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहता है? माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू अमेजोन, बस जो डिफरेंस इज पहले ऑनलाइन असेसमेंट ही होगा। बैकएंड डेवलपर होता क्या है, क्या काम करने को होता है बैकएंड डेवलपर का? बिजनेस लॉजिक लिखना, डेटाबेस साइड का लॉजिक लिखना, हाउ टू इंटरैक्ट डेटाबेस से डेटा लाके कैसे देना है, क्लाइंट को सर्व कैसे करना है, और अगर मेरे पास ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं उसको कैसे हैंडल करना है। तो वो रेगुलर बेसिस पे आपका फ्रंट एंड टीम से कनेक्ट रहता है, कैसे रहता है? क्योंकि वो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा आपको नहीं पता, आपने लॉजिक लिख दिया, वो बैक फ्रंट एंड पे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जब कोई कॉल करता है हमारे बैकएंड पे, मतलब जो क्लाइंट जो कि मेरा ऐप है या वेबसाइट है, तो वो बैकएंड के थ्रू, एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो बैकएंड के लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होने वाला है कि यार यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक एंड करो? एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी हो सकती है वो। मैं नहीं कह रहा कि जावा ही अच्छी है, मैं नहीं कह रहा पाइथन अच्छी है, बट इट कैन बी एनीथिंग। जावास्क्रिप्ट हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, गो हो सकती है। कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं इसमें? बाकी टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन काफी इंपॉर्टेंट टूल है एज अ बैकएंड डेवलपर। पोस्टमैन जिसपे हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं। कोई यूट्यूब चैनल्स के नाम आपको पता है, यहाँ पर कोई बुक्स जहाँ से लोग स्टार्ट कर सकते हैं? दैट वाज जावा टेकी, उस पे काफी रिसोर्सेज हैं। जावा स्क्रैच से पढ़ने वालों के, स्प्रिंग बूट स्क्रैच से कर रहे हो। बैकएंड डेवलपर का जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? मतलब मोस्टली फोकस कहाँ रहता है? कोडिंग क्या होता है, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, लेट सपोज पार्किंग लॉट या कुछ भी, आपको उसका पूरा 1-2 घंटे में मतलब सिस्टम बना के दिखाना है। वर्किंग कोड आपको उसके सामने कोड करके दिखाना है। उसमें चेक करा जाएगा कैसे डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे हो आप, कितना अच्छा कोड डिजाइन कर रहे हो, कैसे टेस्ट केसेस लिख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दीस डेज। आपको लगता है मार्केट में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं या नहीं है? वो बैकएंड डेवलपर को हायर करते हैं या नहीं करते? मतलब लिंक्डइन पे आप जितनी नेटवर्किंग कर सकते हो, जितने कनेक्शन बना सकते हो। मतलब मैंने इन्फोसिस से जब स्विच किया था, मैंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया था। मैं मतलब फाउंडर्स को रीच आउट कर रहा था, छोटे छोटे स्टार्टअप का रिज्यूमे सेलेक्ट हो रहा है हर कंपनी में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं हो पाते। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ये पॉइंट है गौरव मेरी प्रोफाइल में? आई थिंक ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है। और बार बार रिपीट मत करो मैंने इस टेक्नोलॉजी में काम किया, इंस्टेंट काम बताओ कि क्या काम किया और उससे क्या इम्पैक्ट लाके दिया अपने उस कंपनी को, क्या फायदा हुआ होगा आपको हायर करने का। आज के पॉडकास्ट में हमने कशिश से बात किया है, उनकी जर्नी के बारे में हमने डिस्कस किया है, बैकएंड डेवलपर का रोड मैप क्या होने वाला है, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फ्रेशर्स कहां से अप्लाई कर सकते हैं, डीएसए कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बैकएंड डेवलपर की प्रोफाइल में जाते हो। हमने रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स पे भी बात की है कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलो कशिश से बात करते हैं। बट गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाय कशिश, कैसे हो? मैं बढ़िया गौरव, आप बताओ। मैं एकदम बढ़िया यार। और बताओ क्या चल रहा है? जस्ट सैटरडे स्टार्ट हुआ है, गुड स्टार्ट टू वीकेंड आई सपोज। गुड स्टार्ट होगा, बट उसमें से मैंने एक दिन आपका ले लिया है, क्योंकि ये पॉडकास्ट शूट करने में ऑलमोस्ट 1 से 2 आवर्स निकल जाता है। एंड बट इस पॉडकास्ट की वैल्यू हमारी ऑडियंस को पता चलेगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, बैकएंड डेवलपर के बारे में। तो आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की और आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइन में कैसे आए, बैकएंड में कैसे स्टार्ट किया आपने। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओवर टू यू। आप अपनी मतलब बताओ आपने कैसे स्टार्ट किया आप ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आई बिगिन विद माय इंट्रोडक्शन। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज कशिश गुप्ता। आई हैव बीन वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर अराउंड 5 years नाउ। सो मेरे को कॉलेज के साथ मैंने इन्फोसिस में इंटरव्यू दे रखा था। सो दैट वाज मतलब इन्फोसिस हमको सबको पता है, लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी है, एंड मतलब एक स्टार्ट पॉइंट के लिए काफी अच्छी है इफ यू वांट टू स्टार्ट योर करियर। एंड देन आई जंप्ड इनटू इन्फोसिस। मैंने फ्रीलांसिंग भी बंद कर दी उस पॉइंट पे, मतलब मैंने सिर्फ इन्फोसिस पे फोकस किया अच्छे से कि मतलब कैसे जॉब करनी है। बट अल्टीमेटली मेरे दिमाग में ये भी गोल था कि मेरे को यही नहीं रहना है। मैं मतलब जॉइंड अ स्मॉल स्टार्टअप, मतलब और वो इट वाज अ नेम प्लगो। सो प्लगो पावर बैंक रेंटल्स का स्टार्टअप था। बेसिकली जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज, मतलब जो रोज रोज पावर बैंक्स खरीद नहीं सकते, तो उनके डिस्पेंसर्स लगे हुए थे हर एक जगह, जैसे हॉस्पिटल्स में, पुलिस स्टेशंस में। तो उस पर मैं बैकएंड डेवलपर ज्वाइन किया। वो उधर मैंने अराउंड 1 साल काम किया, एंड देन लाइक आई स्विच्ड इनटू अ कंपनी नेम्ड एयरमीट। दैट वाज अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग कंपनी। एंड उसके बाद लाइक स्पेंट अराउंड एन ईयर ओवर देयर। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को, हाँ, मेरा शुरू से था कि मैं फूड डिलीवरी में ही रहा हूँ। स्विगी और जोमेटो की ऐप देखता था कि मैं ऐसे ही, क्योंकि हम तो मतलब छोटा स्टार्टअप था, हम उनकी ऐप्स ही कॉपी करके बनाते थे कि कैसे उनकी ऐप काम करती है। चलो इसका यूएस कॉपी कर लेते हैं, अभी स्विगी का, अभी जोमेटो का। तो मैंने स्विगी में इंटरव्यू दिया। सो स्विगी उस टाइम पे मतलब अभी भी अच्छा ब्रांड है बहुत।
तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था जब मैंने स्विगी का इंटरव्यू क्रैक कर लिया था एंड आई जॉइंड स्विगी। सो आफ्टर स्विगी मतलब मेरे को इंटरेस्ट उस टाइम पे दिखा बहुत फिनटेक का, कि कैसे यूपीआई वर्क कर रहा है, कैसे सब कुछ काम चल रहा है। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड लाइक मतलब आफ्टर गिविंग अ कपल ऑफ इंटरव्यूज इन वेरियस कंपनीज आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम डंजो। मतलब डंजो का मेरे को लगा कि स्विगी जैसा ही बिल्कुल डोमेन हो जाएगा, लाइक डिलीवरीज में हो। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर सम मोर डोमेन, सो आई वेंट इनटू ग्रो। सो ग्रो में मैंने ज्वाइन किया एंड लाइक ग्रो में आई वाज द फाउंडिंग इंजीनियर इन द कंज्यूमर पेमेंट्स टीम। सो कंज्यूमर पेमेंट्स टीम है बेसिकली, हमने पूरा यूपीआई इकोसिस्टम जो होता है कि यूपीआई पेमेंट्स आप अगर आपने गूगल पे यूज किया है, फोन पे यूज किया है, तो आप पे करते हो किसी को भी, मतलब क्यूआर कोड स्कैन करते हो, ऑटो पेज होते हैं वो हम करते हो। तो मैंने वो शुरू से हमारी पूरी टीम ने डेवलप किया ग्रो के अंदर। सो मतलब कैसे एक बंदे को पैसा भेजना है, वो मैंडेट एक ऐसा फीचर था जिसमें मैंने शुरू से खुद पूरा डेवलप किया। कैसे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड भी मैंने उसमें लिखा, तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मतलब इतने लोग अभी यूज करने लगे, इतना बड़ा यूजर बेस हो गया ग्रो का, जस्ट फॉर द पेमेंट्स थिंग ऑल्सो। सो आफ्टर 2 years एट ग्रो हमने पूरा सिस्टम बनाया बिल पेमेंट्स का, यूपीआई का, एंड नाउ कंप्लीट पेमेंट्स हमारी टीम हैंडल कर रही थी। अब आई थॉट ऑफ लाइक स्विचिंग फ्रॉम देयर, मतलब क्योंकि मेरे को और एक्सपीरियंस चाहिए था, अब अपना डोमेन वाइड करना था एंड आई थिंक मतलब कि मैंने वहां पे जितना मेरे को सीखना था मैंने सीख लिया था। आई वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, सो नाउ आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज अगेन एंड यू नो वेयर इट इज नाउ। ओके, कौन सी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे अभी मैंने Amazon में दिया था, गूगल में दिया था, माइक्रोसॉफ्ट में दिया था, गोजेक में, जेप्टो में, एंड फोन पे में भी दिया था मैंने, क्रेड में भी दिया था। So out of these, Rippling में भी दिया था। Out of these, I have offers from Microsoft, Google, Amazon, and Zepto also, Gojek also. Okay. In Microsoft, Google and Amazon, इनके इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहते हैं, आप बताओगे one by one? हाँ, so मैं मतलब डिफरेंसेस बताऊंगा। तीन कंपनीज है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon। ऑलमोस्ट फोकस इज ऑन डीएसए, मतलब मोस्ट ऑफ द फोकस इज ऑन डीएसए। जैसे Amazon से स्टार्ट करते हैं। Amazon का फर्स्ट राउंड वुड बी कोडिंग असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि आपको हैकर रैंक पे एक लिंक आएगा, आपको वो पूरा अटेम्प्ट करना है। उसमें अराउंड 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे एंड बाकी सारे क्वेश्चंस विल रिवॉल्व अराउंड की मतलब सिचुएशन बेस्ड, कि आप इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करोगे। अगर Amazon में अगर आप इस सिचुएशन पे, लेट्स सपोज आपको डेटाबेस स्केल करना है तो कैसे करोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। वंस यू क्लियर द कोडिंग असेसमेंट, तो उसके बाद अराउंड 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हैं। 2 कोडिंग राउंड्स विच आर डीएसए, proper problem solving and data structures algorithms, and third round would be, and मेरा था जो HLD राउंड था, वो कि हाई लेवल डिजाइन राउंड रहता है। आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपको पूरा शुरू से डिजाइन करके दिखाना होता है कि स्केलेबल हो, मतलब कल को इतने यूजर्स लोड उठा पाए हमारा पूरा सिस्टम, वो इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा। एंड फोर्थ वुड बी अ बार रेजर प्लस LLD राउंड। बार रेजर इज काइंड ऑफ लास्ट राउंड, हमेशा Amazon पे बार रेजर रहता है। तो बार रेजर मतलब कोई और टीम का बेसिकली पर्सन आता है एंड इवेलुएटर्स, और उसका सबसे ज्यादा ओपिनियन रहता है बार रेजर राउंड का। प्लस एक मतलब उसमें LLD प्रॉब्लम पूछा जाता है जिसमें आपको पूरा एक सिस्टम डिजाइन करना है, बट नॉट इनटू डीप, मतलब आपको रेडियस वगैरह कैशिंग की मतलब टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ नॉर्मल डिस्कस करना है कि मतलब APIs क्या रहेंगी, फंक्शंस क्या रहेंगी, कैसे सर्विसेज इंटरेक्ट करेंगे। और अलॉन्ग विद दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। कुछ लीडरशिप प्रिंसिपल्स रहते हैं Amazon के, अराउंड 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं Amazon के, जो कि आपको मतलब इन डेप्थ समझने पड़ेंगे। मतलब कस्टमर ऑब्सेशन, टेल मी अबाउट अ टाइम वेयर यू वेंट अबव एंड बियॉन्ड, मतलब कि आपको जो काम दिया था आपने उससे भी ज्यादा करके दिखाया। तो ऐसे सिचुएशंस रहेंगे हर एक में, मतलब 2 राउंड में, फर्स्ट 2 कोडिंग राउंड्स में एक सिचुएशन रहेगी और लास्ट 2 राउंड्स में 2 सिचुएशंस रहेंगी। तो उनका आपको एक बेसिकली स्टार अप्रोच के साथ मतलब पूरा आंसर देना है। स्टार अप्रोच इज मतलब प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करेंगे, सिचुएशन क्या थी वहां पे, टास्क क्या बना उसका, एक्शन क्या लिया आपने, उसका रिजल्ट क्या निकला। तो इन 4 पार्ट्स में आपको हर एक सिचुएशन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मतलब क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ये पूरा, मतलब दिस क्लोजेस विद द इंटरव्यू राउंड्स एट Amazon एंड आफ्टर मतलब ये 5-6 राउंड्स के बाद आपको मतलब डीब्रीफ के बाद रिजल्ट बता देंगे कि आप मतलब वेदर यू आर हायर्ड और नॉट। और बट आपके राउंड्स हर एक सिचुएशन में सारे होंगे। एलिमिनेशन राउंड सिर्फ फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट वाला राउंड है, उसके बाद सारे राउंड होंगे ही होंगे। माइक्रोसॉफ्ट पे जाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू Amazon, बस जो डिफरेंस इज पहले ऑनलाइन असेसमेंट ही होगा, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस रहेंगे आपके। उसके बाद आपका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा डीएसए का, फर्स्ट इंटरव्यू सॉरी डीएसए बेस्ड रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द टाइम कितना ले रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वो रहेगा। सेकंड आपका राउंड रहेगा वो दैट वुड बी अ मिक्स, मतलब वो कोडिंग भी रहेगा, फिर थोड़ा सा कोड करवाया जाएगा,
प्लस थोड़ा सा डिजाइन राउंड भी रहेगा। जैसे मतलब कि एक लोड बैलेंसर डिजाइन करना है, लेट्स सपोज आपको, तो उसमें मतलब अगर आपको एल्गोरिथम लिखनी है, मतलब राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लिखनी है, तो उसका कोड कैसे रहेगा कि इतनी रिक्वेस्ट सारी आप कैसे हैंडल करते हो। थर्ड राउंड आपका रहता है प्रॉपर डिजाइन राउंड, कि आपको एक सिस्टम पूरा हाई लेवल डिजाइन करना है, एंड मतलब कैसे कैसे आप वेरियस, मतलब जो मैंने पहले बताया आपको कि स्केलेबल रहेगा, कौन सा डेटाबेस यूज करोगे, कहाँ पे आप मतलब सर्किट ब्रेकर्स डाल रहे हो तो कहाँ डालोगे, ये सारी चीजें रहेगी। और लास्ट राउंड वुड बी अ हायरिंग मैनेजर राउंड, इट कैन बी सम अ बिट ऑफ अ टेक्निकल राउंड आल्सो, और मतलब थोड़ा सा आपका मैनेजरियल रहेगा कि आपने अपनी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, मतलब पास्ट प्रोजेक्ट्स क्या थे, कैसे कैसे काम किया, किन चीजों पे काम किया, और अगर टेक्निकल थोड़ा सिचुएशन दे देंगे कि अगर ऐसा आता है तो कैसे करते हो। ये मतलब माइक्रोसॉफ्ट का भी ऐसा ही प्रोसेस है। और इसमें से एलिमिनेशन कैसे रहता है कि आपका कोडिंग राउंड होगा, उसके बाद एलिमिनेट होगा अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाते हो। देन फर्स्ट 2 राउंड है वो होंगे। फर्स्ट 2 राउंड में से आपको एक क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर आप एक क्लियर कर लेते हो देन यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जहां आपका हायरिंग मैनेजर तक सारे राउंड होंगे। फिर आप हायरिंग मैनेजर के बाद आपको डिसीजन बताया जाएगा वेदर यू आर हायर्ड और नॉट। तो गूगल का थोड़ा यूनिक वे ऑफ इंटरव्यूइंग है, ऑफ कोर्स इट्स गूगल आल्सो। सो गूगल में आपका रहता है कि पहले रिक्रूटर रीच आउट टू यू एंड एक एचआर स्क्रीनिंग होता है। एचआर स्क्रीनिंग में वो आपसे पूछते हैं जस्ट नॉर्मल स्टैक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही बेसिक है। मतलब दे आर आल्सो रिक्रूटर्स, दे आर नॉट टेक्निकल गाइज। सो मतलब बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस पूछेंगे। देन आपका स्क्रीनिंग राउंड होता है। स्क्रीनिंग राउंड में नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। इफ यू क्लियर द स्क्रीनिंग राउंड, आपके 3 मोर डीएसए राउंड होंगे। दिस इज फॉर L4 बिकॉज SD2 काइंड ऑफ रूल, L4 गूगल का। सो इस पे आपके 3 डीएसए राउंड होंगे और तीनों कंडक्ट होंगे ही होंगे। आफ्टर 3, अगर आपका तीनों में से किसी 2 में भी पॉजिटिव आ जाता है देन यू कम टू गूगलीनेस राउंड। गूगलीनेस राउंड क्या होता है? काइंड ऑफ हायरिंग मैनेजर राउंड। जैसे मैंने अमेजोन का बताया स्टार अप्रोच का रहता है, वैसे इनका भी मतलब रहता है कि आपने मतलब कब अपनी कस्टमर ऑब्सेशन दिखाई, कब आपने ऐसे सिचुएशन दिखाई, ओनरशिप कब दिखाई अपनी लास्ट कंपनी में, प्रोजेक्ट बताओ थोड़ा कि आपने पूरा हैंडल किया था, मतलब कैसे अपनी टीम लीड की थी, किनको मेंटर किया था, वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन। अगर वहां से भी हायरिंग हो जाता है, आपका हायर्ड हो जाता है, तो आप जाते हो टीम मैचिंग फेज में। तो टीम मैचिंग में क्या होता है, मतलब आपका रिज्यूमे बेसिकली रिक्रूटर अंदर के जो टीम हायरिंग मैनेजर्स हैं टीम के, उनको दिखाए जाते हैं। उनमें से अगर किसी को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है, फिर आपकी कॉल सेटअप होती है उनके साथ। वो बताते हैं कि हमारा ऐसा काम है, आपने क्या काम किया है। फिर अगर आप दोनों के गोल्स अलाइन होते हैं टीम के और आपके, देन वो पॉजिटिव दे देते हैं। आपकी तरफ से भी अगर आपको अच्छा लगा टीम तो ठीक है, नहीं तो फिर आप एक और टीम मैचिंग राउंड के लिए जाते हो। जब आपके सारे टीम मैचिंग मतलब हो जाते हैं तो आप डिसाइड करते हो विच टीम यू वांट टू गो विद। उसके बाद आपको फाइनल ऑफर रोल आउट हो जाता है एंड देन यू गेट हायर्ड। ओके, मतलब इतने सारे राउंड्स होने के बाद फिर दोबारा से इसकी आपका टीम राउंड होता है एंड फिर उसके बाद ऑप्शन होते रहेंगे आपके पास, भाई कौन सी टीम आप चूज कर सकते हो। मतलब वो आपके पास ऑप्शन है। अगर आप मल्टीपल मैनेजर्स को आप पसंद आए, कई बार ये भी हो सकता है उनको आपकी प्रोफाइल नहीं अच्छी लगी, तो उस फेज में आपकी मतलब प्रोफाइल तब तक पेंडिंग में ही रहेगी। तब तक आप हायर नहीं हो सकते जब तक आपका टीम मैचिंग नहीं होता। और मतलब ऑफर लेटर भी रिलीज नहीं हो पाएगा तब तक। नहीं। ओके, तो आपने जब तो कौन सी कंपनी आप ज्वाइन करने वाले हो अभी? मैं अमेजोन जा रहा हूँ, अमेजोन ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, एज अ बैकएंड डेवलपर? हाँ, बैकएंड डेवलपर। ओके, बैकएंड डेवलपर होता क्या है, क्या काम करने को होता है बैकएंड डेवलपर का? सो बैकएंड डेवलपर, आई विल गिव यू अ मतलब नॉन टेक्निकल एग्जांपल। लेट्स सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना ऑर्डर करने, ठीक है? तो आपको मतलब आपको क्या क्या दिख रहा है, उधर मेन्यू दिख रहा है जो आप ऑर्डर करने वाले हो, और उसके बाद आपको बाय प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट प्रोडक्ट उसका रिजल्ट दिखता है वो है जो आपके पास खाना आ जाता है। तो आपको वो नहीं दिखता कि उसके पीछे मतलब क्या चल रहा है, किचन में क्या चल रहा है। सो किचन में जो सारा कुछ चल रहा है दैट इज बैकएंड। मतलब वेटर आपसे ऑर्डर लेके चला गया, उसने किचन में बता दिया कि उसने सारा खाने के आइटम जो चाहे, विच कैन बी डेटा इन आवर टेक्निकल टर्म्स, तो उस डेटा को प्रोसेस किया, उस पर लॉजिक लगाया कि अच्छा अगर आपको ये मतलब पनीर खाना है, लेट्स सपोज पनीर की डिश ऑर्डर करनी है, तो आप क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे, ये सारा लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक। तो उसने बिजनेस लॉजिक लगा दिया सारा कि खाने में ये ऑर्डर हो गया, बन गया। उसके बाद वो फाइनली रिस्पॉन्स दे देगा इन टेक्निकल टर्म्स, जो कि आपका खाना आपके पास आ गया एंड आपको बस खाना ही दिखेगा, जो कि क्लाइंट साइड पे है। एंड मतलब क्लाइंट इज योर टेबल और लाइक जो आपको दिख रहा है यूजर इंटरफेस। सो बैकएंड डेवलपर ऐसी होता है कि मतलब क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड पे, मतलब लेट्स सपोज एक फूड ऑर्डरिंग ऐप है स्विगी, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्विगी, और आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हो। तो पहले तो सबसे पहले पेज पे आते हो, आपको लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स दिखते हैं, राइट? लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? ऐप पे स्टोर्ड है? नहीं, वो हमारे बैकएंड डेटाबेस पे स्टोर्ड है। कोई ना कोई तो डेटाबेस रखा होगा हमने जहाँ पे हमारा सारा डेटा रहता है, क्लाइंट कस्टमर का डेटा, उसका नेम, फोन नंबर, पासवर्ड, और विच इज इनक्रिप्टेड ऑफ कोर्स। उसके बाद जो रेस्टोरेंट्स डेटा में मेरे स्विगी प्लेटफॉर्म पे कौन से रेस्टोरेंट्स हैं,
और उस कस्टमर के लोकेशन के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कौन से पड़ते हैं उसमें, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट की सारी डिटेल स्टोर करके रखी है। तो क्लाइंट डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, ये बीच में एक बैकएंड सिस्टम होता है हमारा जिसपे रिक्वेस्ट आती है। सो ये बैकएंड डेवलपर का काम है, वो सारा बिजनेस लॉजिक लिखना, डेटाबेस साइड का लॉजिक लिखना, हाउ टू इंटरेक्ट डेटाबेस से डेटा लाके कैसे देना है, क्लाइंट को सर्व कैसे करना है, और अगर मेरे पास ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं उसको कैसे हैंडल करना है, सिक्योर कैसे करना है। मतलब यूजर ने अपना पासवर्ड भरा, मैं ऐसे का ऐसे अपने डेटाबेस में पासवर्ड नहीं रख सकता, उसको मेरे को सिक्योर करके रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ताकि किसी को अगर मेरे डेटाबेस के एक्सेस भी मिल गया वो पढ़ ना पाए, क्योंकि मेरा एल्गोरिथम यूज हुआ है उसमें पासवर्ड को इंक्रिप्ट करने में, और मैं ही उसको डिक्रिप्ट करके दे सकता हूँ। सो ये सारे काम बैकएंड डेवलपर के। ओके, आपका फ्रंट एंड टीम से भी इंटरेक्शन रहता है कि जैसे सपोज करो बैकएंड में काम कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना फ्रंट एंड में क्या चल रहा है। सपोज करो जैसे हम फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो आपने कोई ऑर्डर किया, जब भी आप ऑर्डर करते हो तो वहां पे सेलेक्ट करते हो 1-2 प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं इसमें, राइट? तो 2 प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो तो वो यूआई पे भी दिख रहा है 2 प्रोडक्ट, राइट? क्योंकि बैकएंड में चीज आपने लॉजिक ऐसा लिखा होगा कि वो 2 आपका फ्रंट एंड में भी दिखेगा, राइट? तो वो रेगुलर बेसिस पे आपका फ्रंट एंड टीम से कनेक्ट रहता है, कैसे रहता है? क्योंकि वो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा आपको नहीं पता, आपने लॉजिक लिख दिया, वो बैक फ्रंट एंड पे काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, फिर वो कैसे हैंडल करते हो? तो जब कोई भी रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, लेट्स सपोज हमें, आप जो बता रहे हो उसी का एग्जांपल लेते हैं फ्लिपकार्ट का, कि हमें ऑर्डरिंग सिस्टम बनाना है, मतलब जिसमें क्वांटिटीज हम पहले फ्रंट एंड से एक्सेप्ट करेंगे और पूरा ऑर्डर प्रोसेस बनाना है। तो इट्स नॉट लाइक कि हम बैकएंड सिस्टम बना के रख देते हैं और मतलब कोई भी आके यूज कर ले। मतलब पूरा प्रॉपर मीटिंग सेट करते हैं, डिजाइन करते हैं हम बैकएंड साइड से क्या रहेगा। मतलब बैकएंड पे एपीआईज रहती है, बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो उसमें क्या रहता है, जब कोई कॉल करता है हमारे बैकएंड पे, मतलब जो क्लाइंट जो कि मेरा ऐप है या वेबसाइट है, तो वो बैकएंड के थ्रू एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट करता है। एपीआई क्या होता है, एक एंड पॉइंट, जैसे लेट्स सपोज /flipkart/orders, यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स दिखेंगे तो ये एपीआई एंड पॉइंट है, वहां पे मैं पास कर सकता हूँ कि इस यूजर के ऑर्डर्स हैं, इस में मतलब प्रोडक्ट की डिटेल दिखाओ मेरे को। सो जब आपने एक बार आपने क्लिक कर दिया तो फ्रंट एंड का एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एपीआई में एक रिक्वेस्ट रहती है, एक रिस्पॉन्स रहता है। तो क्लाइंट मेरे को रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड सिस्टम पे वाया एपीआई, और मैं उसी एपीआई के रिस्पॉन्स में उसको पूरा रिस्पॉन्स दूंगा। जैसे लेट्स से कि मेरे को इस यूजर के डिटेल्स दे दो और यूजर आईडी ये है मेरे डेटाबेस में, तो मैं डेटाबेस में जाऊंगा एज अ बैकएंड, उस यूजर की पूरी डिटेल्स फेच करूंगा, फिर रिस्पॉन्स के फॉर्म में एक ही जेसन फॉर्म में डेटा लाके दूंगा, जो कि पूरा रिस्पॉन्स रहेगा कि इस यूजर का ये नेम है, ये ईमेल है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, ये एड्रेस डिटेल्स है। तो वो उसके बाद मैं उसको शो कर दूंगा रिस्पॉन्स, और क्लाइंट उसको मतलब यूआई के साथ रेंडर करेगा। क्लाइंट मतलब फ्रंट एंड उसको सारी डिटेल्स मिल गई, विच इज यूजर नेम वगैरह, उसके बाद उसको वो रेंडर करेगा। मतलब रेंडर मतलब पूरा एक जो उसका इंटरफेस है बना होगा ऑलरेडी डिजाइन, उसमें वो सारी डिटेल्स शो कर देगा। तो इसके लिए हमारा फ्रंट एंड के साथ बहुत ही ज्यादा कोलैबोरेशन रहता है, क्योंकि मतलब जो भी हम चेंज करेंगे कल को या हम जो बनाने जा रहे हैं, फ्रंट एंड को पता होना चाहिए वेदर वो फिजिबल भी है या नहीं। अगर कुछ भी उसमें इश्यू लग रहा है तो फ्रंट एंड पॉइंट आउट करता है, तो हम कोई और वे निकाल के उसको फाइनलाइज करते हैं, मतलब कि इस तरह से ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। ओके, जैसे आपने बोला था कि हम ना एपीआई के थ्रू कॉल करते हैं एंड जो डेटा हमें पास करना है फ्रंट एंड को, तो वो पास हो जाता है। तो बैक एंड का मतलब यही होता है कि ओनली हम एपीआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं सिस्टम्स के साथ, और जो सिस्टम्स हमारे साथ इंटीग्रेशन कर रहा है बस हम डेटा पास कर रहे हैं उन सिस्टम्स को। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट मीन्स, मतलब कि इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ डेटा इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, मतलब हम इसमें सारा डेटाबेस लॉजिक लिख रहे हैं। मतलब क्योंकि लेट सपोज अभी तो हम सिर्फ एक यूजर की बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट के पास कितना मतलब यूजर का डेटा होगा, इतने बड़े डेटा को आप हैंडल कैसे कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ बैकएंड डेवलपर। और मतलब लेट सपोज कि आप देखोगे कई बार कि कई डेटा बहुत जल्दी लोड हो जाता है ऐप के अंदर, जैसे आपका यूजर नेम हो गया, ये सब हो गया, यूजर डिटेल्स, तो वो कैसे होता है, वो भी तो मतलब वो डेटाबेस से लाता होगा ना। नहीं, उसके लिए हम मतलब कैशिंग यूज करते हैं या कुछ रेडिस यूज करते हैं, तो वो सारा भी बैकएंड डेवलपर का ही काम है कि कैसे इसको हमें मतलब लेटेंसी कम करनी है। लेटेंसी मतलब कितने टाइम जल्दी में हम डेटा सर्व कर सकते हैं, कैसे हम कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, लेट सपोज एक ही प्रोडक्ट का 2 यूजर्स एक ही टाइम पे ऑर्डर करना प्लीज ट्राई कर रहे हैं, तो उस पर कंकरेंसी आ गई हमारी एक ही टाइम पे, मतलब तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हो आप एज अ बैकएंड डेवलपर, कैसे उसका मतलब आप लोड कम कर सकते हो सिस्टम के ऊपर। क्योंकि अब फ्लिपकार्ट की सेल लगती है, किसी दिन आप देखते हो बीबीटी सेल्स या अमेजन की प्राइम डे सेल्स होती है, तो उस पर एक दिन में हमारा इतना इतना लोड आ जाता है। उस लोड को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि अगर एक ही हमारा लेट सपोज सीपीयू होता है जो कि सर्व कर रहा है सारा कुछ, तो हमारा सर्वर ही चोक हो जाता है। तो ये सारा काम ही बैकएंड डेवलपर को आ जाता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट कि हम डेटा लाके दे रहे हैं, मतलब डेटाबेस में भी बहुत चीजें होती हैं कि इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर फील्ड पे इंडेक्स कर दिया ताकि वो फास्ट जल्दी से जल्दी मुझे डेटा लाके दे दे।
और मतलब कैसे मैं इसको मतलब एसिंक्रोनस चीजें कैसे कर रहा हूँ। लेट सपोज मेरा कोई ऑर्डर था वो पेंडिंग स्टेट में ही रह गया, तो मतलब उसमें मुझे फाइनल एक इंटरमीडिएट स्टेट से लाके फाइनल स्टेट पे लाना है, तो वो सब चेक्स, वो सारा लॉजिक, वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे बैकएंड पे रहता है। ओके, आपको ये नहीं लगता कि यार कोई अगर बैकएंड डेवलपर में जाना चाहता है, अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आएंगी? क्योंकि अब जैसा आपने बताया था कि यार बैकएंड अगर हम काम करते हैं तो हमें फ्रंट एंड टीम से भी हमें कनेक्ट करना पड़ता है। अगर वो फ्रंट एंड में नहीं आएंगी, मतलब बैकएंड मतलब फ्रंट एंड में ही आपको काम करना पड़ेगा साथ ही साथ, राइट? तो आपको नहीं लगता कि जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है बैकएंड में, तो भाई वो बैकएंड तो सीख लेगा, लेकिन उसको यूआई पे कैसे दिखाएगा फ्रंट एंड पे, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएंगी ये चीजें? मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं मतलब बेसिक्स से स्टार्ट करो, मतलब नॉट इन्हीं चीजों में पूरा डिटेल में घुस जाओ कि फ्रंट एंड पे क्या होगा। मतलब एक लेट सपोज एक हम पहले एक लैंग्वेज पे अपना होल्ड बना लो, मतलब कि जैसे मैं जावा डेवलपर हूँ, तो जावा से स्टार्ट किया, मैंने जावा के बेसिक्स पढ़े, मेरे को जावा का कंप्लीटली पता है कि कैसे सब कुछ काम करता है, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, कैसे ऊप्स काम करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है और इसके फीचर्स क्या है जावा में जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। फिर कोई भी एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, जैसे जावा के साथ सबसे वाइडली यूज है स्प्रिंग बूट, तो मैं स्प्रिंग बूट पकड़ा, तो उसके साथ एक सिंपल सी एपीआई बना के देखो, विदाउट एनी डेटाबेस, विदाउट एनीथिंग, कि मैं मतलब मेरी टू डू लिस्ट जैसी, लेट सपोज कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैंने ये अपनी टू डू लिस्ट में ऐड करना है, ये ऐड होके रिस्पॉन्स में दिख गया मेरे को, ये मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया पहला। फिर इसमें डेटाबेस लेके आओ कि चलो अब मैं डेटाबेस स्टोरेज रखता हूँ, तो मतलब कैसे मैं मेरे डेटा, अगर मैं रिक्वेस्ट थ्रो करता हूँ मेरी डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं, इसको देखो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, और कंकरेंसी हैंडलिंग है या नहीं, मतलब वो सब बाद में आता है। अभी बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं हम कि रिक्वेस्ट आई, डेटाबेस में स्टोर किया, परसिस्ट किया एंड रिजल्ट दे दिया हमने। फिर उसके साथ फ्रंट एंड इंटीग्रेशन करो। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि फ्रंट एंड के पूरी डेप्थ में घुस जाओ कि आपको फ्रंट एंड का पूरा पता होना चाहिए कि कैसे रिएक्ट काम करता है, कैसे फ्रेमवर्क्स काम करते हैं। जस्ट एक बेसिक HTML और CSS और PHP के साथ तो आप एक मतलब वेबसाइट बनाना कहीं भी सीख सकते हो, मतलब एक दिन का काम होता है वो, कि मैंने ये API बना दी, चलो इसके साथ इंटीग्रेट करके देखता हूँ। मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा डिजाइन बनाओ, सिंपल डिजाइन, बस मेरे पेज पे दिख जाए जो डेटा है, विच इज वेरी सिंपल। मतलब कोई भी कर सकता है ये आजकल, तो मतलब आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं जो कि आपकी API कॉल करके डेटा दिखा देगी वहां पे, आपको बस API एक्सपोज करनी आनी चाहिए। तो फिर आपने ये कर दिया, उसके बाद आप और डेप्थ में घुसो बैकएंड डेवलपर की, कि मतलब चलो अब मैंने API बना ली है, मेरा नॉर्मल CRUD ऑपरेशंस कर लिया। CRUD इज बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, कि मैं एक रिसोर्स क्रिएट भी कर पा रहा हूँ, उसको उसी को मैं रीड भी कर पा रहा हूँ। अगर मैं गेट API बनाता हूँ तो उसको मतलब मैं रीड कर लूंगा, उसी रिसोर्स को मैं डेटाबेस में अपडेट भी कर पा रहा हूँ और उसी को डिलीट भी कर पा रहा हूँ। तो ये हो गया, ये मेरा बेसिक प्रोजेक्ट बन गया मतलब किसी भी फ्रेमवर्क के साथ। मैं नहीं कह रहा स्प्रिंग बूट यूज करना है, आप Node.js के साथ कंफर्टेबल हो तो आप एक्सप्रेस वगैरह के साथ भी बना सकते हो, पाइथन के साथ हो तो Django यूज कर सकते हो, गोलैंग आजकल काफी ट्रेंडिंग है, वो यूज कर सकते हो। Once you are done with this, then you go into in depth of other things like what is Kafka, what is Redis, किन चीजों के लिए यूज होते हैं, क्योंकि बैकएंड डेवलपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं कि मतलब काफका से क्यूज के थ्रू आपका कैसे डेटा प्रोसेस होता है, क्यू कैसे वर्क करता है। और मैं नहीं कहूंगा कि हर एक को सीधा इंप्लीमेंट करो, पहले इन डेप्थ पढ़ो कि वो बेसिकली चीज है क्या, मतलब क्या यूज करती है, क्या इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रही है। अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है, कैसे इन डेप्थ नॉलेज उसकी है, आप मतलब डॉक्यूमेंट देख के पढ़ पा रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन देख के, तो मतलब आपने आधे से ज्यादा काम कर लिया बीइंग का बैकएंड डेव। उसके बाद बस आपको एक प्रोजेक्ट बना के उसी में इंप्लीमेंट करना, और इसी प्रोजेक्ट को आप आगे आगे एनहेंस करते रहो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। मतलब एक ही प्रोजेक्ट में जब आप इतनी चीजें लगा लोगे ना, आपको मतलब पूरा आइडिया लग जाएगा। देन यू गो इनटू द स्केलेबिलिटी पार्ट की कैसे सर्वर साइड थिंग्स होती हैं, क्या क्लाउड क्या है, हम कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं अपनी सर्विसेज, कैसे डिप्लॉयमेंट वर्क करती है, कहाँ पे होस्टेड है। क्योंकि अभी तो हमने लोकल पे प्रोजेक्ट बनाया, लोकल पे रिक्वेस्ट है, बट कल को मेरा यूजर तो यहाँ भी हो सकता है, मेरा यूजर बॉम्बे में भी हो सकता है, मेरा यूजर पंजाब में कहीं भी हो सकता है, तो वहां से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरा सर्वर कहीं एक जगह होस्टेड होना चाहिए जहाँ पे सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाए। फिर उस चीज में आएंगे हम कि क्लाउड कैसे वर्क करता है, व्हाट आर डिप्लॉयमेंट्स, व्हाट इज CI/CD, बाकी चीजें। ओके, मतलब तो मैं कह सकता हूँ सिंपल वर्ड में कि अगर आप बैकएंड में काम कर रहे हो तो आपको फ्रंट एंड की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको फ्रंट एंड में ये भी आना चाहिए। ओके, व्हिच इज वाइस वर्सा फॉर अ फ्रंट एंड डेवलपर, मतलब फ्रंट एंड वाले को बैकएंड का पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। डेफिनेटली, क्योंकि फ्रंट एंड में यूआई दिखा के क्या ही करेगा जब डेटा ही नहीं आएगा उसमें। तो हाँ, तो हमारी ऑडियंस जो बैकएंड में जाना चाहती है या फ्रंट एंड में जाना चाहती है, तो बैकएंड के लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होने वाला है कि यार यहाँ से स्टार्ट करो
और यहाँ तक एंड करो। और अगर फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करो बैक एंड में जाएंगे तो थोड़ा बहुत फ्रंट एंड हमें करना ही पड़ेगा, तो फ्रंट एंड में ये वाली चीजें आप पढ़ सकते हो। एंड बैक एंड में तो आपको पूरा ये वाला रोड मैप फॉलो करना है। अब एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक बता सकते हो क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर किसी को बैक एंड डेवलपर में जाना है तो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ ग्रास, मतलब एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी हो सकती है वो। मैं नहीं कह रहा कि जावा ही अच्छी है, मैं नहीं कह रहा पाइथन अच्छी है, बट इट कैन बी एनीथिंग। जावास्क्रिप्ट हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, गो हो सकती है। जब वंस यू आर डन, मतलब उसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरनल्स भी क्या है, मतलब कैसे हीप मेमोरी वगैरह इसकी स्टोर होती है, कैसे गार्बेज कलेक्शन वर्क करती है। वंस यू मतलब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप नॉर्मल फंक्शंस कर पा रहे हो, फॉर लूप आइटरेशन कर पा रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, देन यू बिगिन विद अ फ्रेमवर्क। पढ़ना स्टार्ट करो कि जैसे जावा मैंने पढ़ लिया, मेरे को जावा का आता है इन एंड आउट, मेरे को पता है जावा में कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स, और मतलब फंक्शंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, कंकरेंसी क्या है, सब कुछ आपको पता है। जावा में थ्रेड्स, बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्रेड्स। तो थ्रेड्स क्या है, तो उसके बाद आप कोई फ्रेमवर्क पकड़ लो, जैसे स्प्रिंग हो गया, जावा के साथ वाइडली यूज्ड है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट का पढ़ना स्टार्ट करो, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करता है, व्हाट इज एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब क्या है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं हम एक स्प्रिंग बूट प्रोग्राम को। और एक जैसे मैंने पहले बताया, एक प्रोजेक्ट बना के स्टार्ट करो, मतलब एक बार स्प्रिंग बूट के इंटरनल्स हमारे दिमाग में आ गए, हमने देख लिया, फिर एक मतलब कोई भी एक एपीआई बना के देख लो, मतलब टू डू लिस्ट, या फिर मतलब एक स्टूडेंट टीचर है, मतलब एक स्टूडेंट, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, हमें एक स्टूडेंट ऐड करना है, एक रीड करना है, एक का नेम चेंज करना है, डिलीट करना है, तो ये कैसे करोगे। मतलब जब आपने एक सिंपल सा ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया तो आपको एक मतलब स्प्रिंग बूट का बहुत बड़ा आइडिया। मैं पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट बनाना, मतलब मेरे को कंपनी वाले कहीं कि ये कर दो, तो मेरे को कुछ आइडिया ही ना लगे। फिर मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना के देखा, एक एक स्टेप पढ़ के, मतलब नेट पे जावा टेकी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं जावा वहीं से पढ़ता था। स्प्रिंग बूट के भी बहुत अच्छे इंटरनल वहां पे समझाए हुए। तो वंस यू आर डन विद दैट, कि मतलब आपको पता लग गया, आपने रिसोर्स क्रिएट कर दिया अपडेट, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, अब आप बना पा रहे हो एक बेसिक एपीआई, फिर आप और आगे जाते हो कि ठीक है, अब मैंने एक बेसिक एपीआई तो बना ही लिया है, अब मैं इसके अंदर और क्या क्या कर सकता हूँ, लेट्स इंटीग्रेट डेटाबेस आल्सो। तो मैं डेटाबेस कौन सा यूज करूँ, चलो एक बार अभी मेरे को MySQL या रिलेशनल सीखना है, तो मैं MySQL इंटीग्रेट करके देखता हूँ। आप लोकल पे MySQL सेटअप करते हो, आप उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ मतलब कनेक्ट करते हो, कनेक्शन बनाते हो, फिर कैसे उसमें उसके अंदर डेटा डाल के देखते हो, गेट करके देखते हो, डिलीट करके देखते हो, चलो ये सब भी सही वर्क कर रहा है, फिर आप और आगे जाते हो। मतलब वंस यू आर डन विद डेटाबेस की कैशिंग क्या होता है, कि मेरे को अपना परसिस्ट करना है डेटा कहीं पे, मतलब डेटाबेस कॉल मारे बिना ही मेरे को डेटा सर्व करना है, वो क्या होता है। काफका क्या होता है, कैसे क्यूज में डेटा जाता है। फिर एक कोई भी मतलब इवेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बना लो, जैसे कि इवेंट सिस्टम हो गया, काफका में आप एक मैसेज डालोगे, इनकमिंग लिसन करोगे, फिर उसको आगे मतलब भेज दोगे, विच इज मतलब काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। कंपनीज में बहुत डिमांड है काफका वगैरह की, बट हम मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हम अपने बेसिक मतलब प्रोजेक्ट जो कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा ना, कभी भी पढ़ के नहीं आएगा। जब आप पढ़ते रहोगे, बुक्स वीडियोस देखते रहोगे, और फिर भी आप सोचोगे यार ये तो ऐसे होना चाहिए था, बट वैसे नहीं होगा। प्रोजेक्ट देखो, वीडियो देखो, उसके बाद बना के देखो सेम प्रोजेक्ट उसी दिन। अगर बना पा रहे हो मतलब यू आर गुड विद दैट, मतलब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उससे। ओके, जैसा आपने बोला था कि फ्रेमवर्क हमारा स्प्रिंग बूट है, और भी कोई फ्रेमवर्क हम यूज कर सकते हैं? हाँ, मतलब बेस्ट ट्रेंडिंग कौन सा चल रहा है? ट्रेंडिंग मतलब डिपेंड्स ऑन द यूज केस, कंपनी टू कंपनी है। मतलब अब बड़ी बड़ी कंपनीज जावा भी बहुत कंपनीज जावा स्प्रिंग बूट अभी तक यूज करती हैं, और बहुत वाइडली यूज है, हैवी लैंग्वेज है, और मतलब काफी स्केलेबल है, तो इसलिए जावा स्प्रिंग बूट। बट आजकल जिन और गो का बहुत ट्रेंड चल रहा है। गोलैंग लैंग्वेज है, उसके साथ जिन फ्रेमवर्क है, वो भी काफी ट्रेंडिंग है, काफी लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डिपेंड करता है, जैसे चैट एप्लीकेशन लेट सपोज आप टारगेट कर रहे हो बनाना, तो चैट एप्लीकेशन मोस्टली देखेंगे तो Node.js वगैरह में बनी होगी, या फिर मतलब एक्सप्रेस में, क्योंकि ड्यू टू इट्स सिंक बिहेवियर एंड अदर थिंग्स। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क का एक यूज केस होगा, तो आपको देखना आपके लिए कौन सा यूज केस फिट हो रहा है, या फिर आप जहां मतलब काम करना चाहते हो, लेट सपोज आप यू वांट टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट और यू वांट टू वर्क एट Amazon, सो उस पे भी आप देख सकते हो। बट ये कंपनीज कभी भी किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगी नहीं, मतलब आपको तो जनरिक क्वेश्चन ही रहेंगे, DSA डिजाइन वगैरह, तो वो आप पे है कि मतलब कोई भी लैंग्वेज चूज करके आपको बस अच्छा अपना एक उस पर मतलब स्ट्रेंथ बनाना है, ताकि आप बता पाओ। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपके पास उसका आंसर होना चाहिए जो आपने किए, डजंट मैटर कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हो। ओके, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं इसमें? टूल जैसे मतलब कि अगर हम डेटाबेस साइट के लिए देखेंगे, MySQL के टूल्स होते हैं, MySQL के डैशबोर्ड होते हैं, पैनल्स हम यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारा डेटा विजुअलाइजेशन होता है।
बाकी इंटेलिजे या कोई भी हम एक कंपाइलर होता है वो यूज करते हैं कोडिंग के लिए। मतलब आई फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई हैव बीन यूजिंग जेटब्रेन्स का इंटेलिजे। सो इंटेलिजे में हम पाइथन का भी आता है, पाइचार्म आता है, और इंटेलिजे हो गया फॉर जावा, एंड गो के लिए गोलैंड आता है उनका। तो मतलब वो हमारा कंपाइलर हो गया। बाकी टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन काफी इंपॉर्टेंट टूल है एज अ बैकएंड डेवलपर। पोस्टमैन जिसपे हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं कि मतलब मैंने एक एपीआई बना दिया, मेरे को टेस्ट करके देखना है एक सैंपल डेटा पास करके कि ये एपीआई चल रही है नहीं। उसके लिए पोस्टमैन काफी वाइडली यूज होता है कि पोस्टमैन पे मैंने अपना रिक्वेस्ट बना लिया, हिट किया और रिस्पॉन्स आ गया, तो मैं वहां से उठा के दे सकता हूँ। बाकी यही मेजरली यही टूल्स हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो दीज आर इनफ, मतलब इससे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप धीरे धीरे बाकी और टूल्स बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो कि रेडिस कैसे होता है, रेडिस CLI क्या होता है। टर्मिनल पे मैं अपना रेडिस एक्सेस करके देख सकता हूँ कि उसमें कौन सी की स्टोर्ड है, उसमें क्या डेटा है, एंड काफका के लिए मेरे कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं सर्वर पे, वो सब देख सकते हो। और एज अ बैकएंड डेवलपर आपको लॉग्स वगैरह बहुत देखने पड़ते हैं, तो लॉगिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और ग्राफाना करके एक मतलब लॉग डैशबोर्ड ही है जहाँ पे आप अपने सारे लॉग्स देखते हो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट टूल्स आ जाते हैं। बट बेसिक्स के लिए पोस्टमैन एंड वन कंपाइलर एंड डेटाबेस का हमारा नेविगेटर ही है। ओके, कोई यूट्यूब चैनल्स के नाम आपको पता है या फिर कोई बुक्स जहाँ से लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि यार ये आप फॉलो कर लो, आपको बहुत आइडिया लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा यहाँ से? सो जावा के लिए मैं यूट्यूब जो चैनल फॉलो करता था दैट वाज जावा टेकी। उस पे काफी रिसोर्सेज हैं जावा स्क्रैच से पढ़ने वालों के, स्प्रिंग बूट स्क्रैच से कर रहे हो, लैम्बडा फंक्शन से, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक की आप मतलब कहाँ तक पहुंच सकते हो, वो मतलब मेरे को जावा के लिए काफी अच्छा लगता है और स्प्रिंग बूट के लिए। बाकी रहा डीएसए वगैरह के यूट्यूब चैनल्स, तो हेलो वर्ल्ड करके यूट्यूब चैनल है जहाँ से मैंने इस बार अपना स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। बाकी उसके अलावा मतलब मैं मोस्टली यूट्यूब फैन ज्यादा नहीं हूँ इन चीजों में, मतलब मैं कम चैनल्स वैनल्स देख के पढ़ता हूँ, बट मेरे को बुक्स वगैरह का थोड़ा ज्यादा रहता है। सो बुक्स के लिए मतलब आपके पास काफी और मतलब प्रैक्टिस से मेन चीज आएगी। तो लीड कोड, अगर आप लीड कोड हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया, गीक्स फॉर गीक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पहले पूरा स्टडी मटेरियल दिया होगा, फिर आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो, वहां पे एडिटोरियल है, तो उसमें सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो मतलब सारे क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो मतलब आपने सब कर लिए उसके बाद तो। बट आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मतलब रट्टा मार के मत करो, इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कि आप लॉजिक लगा, कैसे बना मेरा लॉजिक, मतलब कैसे मेरी इंट्यूशन बनेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आपने वो बना लिया इंट्यूशन, तो आपको मतलब उसके बाद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब। और अगर आप सिस्टम डिजाइन पढ़ना चाह रहे हो तो उसके लिए एलेक्स जू की हैंडबुक है, एलेक्स जू करके ऑथर है, उनकी बहुत अच्छी सिस्टम डिजाइन की बुक्स है। इसमें 10-12 एग्जांपल्स दिए हैं और एस्टिमेशन बताई हुई है कैसे करनी है। तो मतलब दैट इज द ग्रेट, मतलब मेरे को उससे अच्छा तो कुछ लगा नहीं सिस्टम डिजाइन में, और मैंने उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। उनकी वेबसाइट भी है बाइट बाइट गो करके, उनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नहीं तो फिर उनकी बुक फ्रीली अवेलेबल है या फिर अमेजोन पे आप खरीद भी सकते हो। सो दैट इज वन रिसोर्स व्हिच आई विल रिकमेंड। डीएसए के लिए बाकी गीक्स फॉर गीक्स हो गया, लीड कोड होगा, नीट कोड है, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आपने बोला था सिस्टम डिजाइन, इंटरव्यू पूछा जाता है सिस्टम डिजाइन अभी? हाँ, सिस्टम डिजाइन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, मतलब एज मतलब सीनियर बैकएंड डेवलपर या मतलब आजकल तो जूनियर्स में भी बहुत प्रेफर करते हैं कि एलएलडी एचएलडी पता हो लोगों को। तो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज क्या रहते हैं कि मतलब आपको एक पूरा, जैसे लेट सपोज ट्विटर का एग्जांपल दे देंगे कि ट्विटर बनाओ, आपको ट्विटर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, पहले आप उसमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, रिक्वायरमेंट्स दे देंगे वो आपको फंक्शनल, फिर आपको लिखना होगा कि इस हिसाब से सिस्टम अब बनाना है कि इतना XX लोड हैंडल कर पाए हमारा सिस्टम। XX मतलब कि इतना यूजर बेस आ रहा है कल को मेरे सिस्टम में, तो मेरा सिस्टम फटना नहीं चाहिए, मेरा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करता रहे। इसमें कौन सा डेटाबेस यूज करूंगा, हर एक के अपने यूज केस होते हैं। NoSQL में यहाँ पे यूज करूंगा, MySQL में यहाँ पे यूज करूंगा, तो वो पता होना चाहिए। बेसिकली डेटाबेस इंटरनल्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए कि कैसे डेटाबेस एक कोई काम करता है, कैसे उसको हम स्केल करते हैं। कल को मेरा डेटाबेस का साइज इतना बढ़े जा रहा है तो मैं उसको कैसे स्केल करूंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, मतलब हॉरिजॉन्टली स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ये सब कुछ सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज का पार्ट हो जाता है। फिर एपीआईज उसमें आ जाते हैं कि कौन सी एपीआईज रहेंगी, क्या उसके रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर रहेंगे, क्या रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्स रहेंगे, और मतलब कितने डेटाबेस लगाएंगे, कितने हमारे सर्वर्स रहेंगे, लोड बैलेंसर कहाँ लगाएंगे, एपीआई गेटवे कहाँ लगाएंगे। तो ये सारा सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का ही पार्ट है। एंड मतलब एलेक्स जू का बुक इसके लिए बहुत प्रेफरेबल है। अगर आपको बेसिक्स पता है, डेटाबेस क्या होता है एंड एपीआई क्या होती है, बेसिकली बैकएंड के आपको बेसिक्स पता है, तो आप मतलब किसी भी तरह आगे जा सकते हो उसमें ये बुक पढ़ के। आपने जब इंटरव्यू दिया था पूछा था आपसे सिस्टम डिजाइन?
हाँ, सिस्टम डिजाइन मेरे हर एक इंटरव्यू, मैंने जैसे बताया गूगल के सिवाय हर एक इंटरव्यू में पूछा गया था। एंड लाइक अमेजोन में तो 2 डिजाइन इंटरव्यूज हुए थे, एक LLD एक HLD, तो दोनों में पूछा जाता है। HLD भी होता है बिल्कुल डेप्थ में बताना है कि रेडिस, कैशिंग, काफका कहाँ लगेगा, और LLD में तो बस APIs बता के मतलब कौन से वेरियस फंक्शंस एक्सपोज करेंगे, कैसे बिट सर्विसेज, अगर मेरी 3 सर्विसेज है माइक्रो सर्विसेज, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। ओके, बैकएंड डेवलपर का जो इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, तो किस टाइप के इंटरव्यूज मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब मोस्टली फोकस कहाँ रहता है, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेंगे, किस टाइप का प्रोसेस रहता है? So it's a mix basically. So first कई कंपनी अभी आजकल मशीन कोडिंग पे फर्स्ट रखते हैं क्लास। तो वंस यू क्लियर मशीन कोडिंग क्या होता है, मतलब आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाएगी, लेट्स सपोज पार्किंग लॉट या कुछ भी, आपको उसका पूरा 1-2 घंटे में मतलब सिस्टम बना के दिखाना है, वर्किंग कोड आपको उसके सामने कोड करके दिखाना है। उसमें चेक करा जाएगा कैसे डिजाइन पैटर्न्स यूज कर रहे हो आप, कितना अच्छा कोड डिजाइन कर रहे हो, कैसे टेस्ट केसेस लिख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट दीज डेज। उसके बाद आपका अगर कोई राउंड रहेगा, मोस्टली जनरली मैं जनरिक बता रहा हूँ, नॉट फॉर स्पेसिफिक कंपनी, नॉर्मली ये पूछा जाता है आजकल। और फिर उसके बाद रहेगा DSA मैंने ऑलरेडी बता दिया, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, स्टैक्स, क्यूज, एरेज, ट्रीज, ग्राफ्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, उन सब में आपको इसके एल्गोरिथम्स पता होना चाहिए, और मतलब 2-3 एल्गोरिथम्स को कंबाइन करके भी अगर आपका बन रहा है क्वेश्चन बन रहा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। देन कम्स माई सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के आगे 2 पार्ट्स हैं, वन इज HLD, वन इज LLD। HLD covers in-depth knowledge of मतलब everything in the system, Kafka, Redis, database। अगर मैं ये database कर रहा हूँ तो मैं how मतलब sharding कैसे कर रहा हूँ database की, partitioning कैसे कर रहा हूँ, ये सब terms के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और NoSQL और SQL के differences, why we use SQL database and why we use NoSQL database। एंड उसके बाद अगर LLD राउंड पे आते हैं, लो लेवल डिजाइन, दैट कंप्राइजेज ऑफ कि मेरे को बेसिक्स पता हो कि APIs कौन सी सिस्टम में रहेंगी। अगर 4 सर्विसेज रहेंगी, अगर रेस्टोरेंट ऑर्डरिंग सिस्टम है तो एक ऑर्डरिंग सर्विस होगी, एक मेन्यू सर्विस होगी, और ये आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, कौन सी बहुत APIs हैं जो कि सिस्टम में प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्या आगे रहेगा, और मतलब कैसे मेरा मतलब इट विल नॉट कवर स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी और एनीथिंग एल्स, बट जस्ट आप बेसिक सिस्टम कैसे डिजाइन करते हो। और एक हायरिंग मैनेजर, तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हायरिंग मैनेजर के लिए, कि मतलब आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आप अपने पास्ट प्रोजेक्ट्स कितने अच्छे से बता सकते हो, मतलब आपने बता भी पा रहे हो या नहीं जिस चीज पे आपने काम किया है, और मतलब सिचुएशन बेस्ड कि अगर ऐसा सिचुएशन आया आपकी कंपनी में तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, लीडरशिप राउंड्स, ये सब रहता है बाकी इसमें। ओके, आपने जब कंपनीज में अप्लाई किया था तो हमारे बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो बैकएंड डेवलपर की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो अपना कैसे मतलब इंटरव्यू कैसे दें? जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो कौन सा आपने कैसे स्टार्ट किया था ये चीज़ें कि कौन से प्लेटफॉर्म को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और आपको लगता है मार्केट में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज हैं या नहीं है, वो बैकएंड डेवलपर को हायर करते हैं या नहीं करते, या फिर लाइक सपोज करो मैंने स्टार्ट कर दिया बैकएंड डेवलपर में, और मोस्टली कंपनीज का फोकस रहता है कि यार हमें फ्रेशर्स उठा रहे हैं कि नहीं, हमें एक्सपीरियंस बंदे ही उठा रहे हैं अगर हम बैकएंड में जाते हैं तो। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब इन्फोसिस तो मेरे कॉलेज में ही आई थी, और इन्फोसिस में मतलब इन्फोसिस के बाद आपको स्विच करना थोड़ा सा एफर्ट लगता है, क्योंकि इट्स अ सर्विस बेस्ड एंड मोस्ट ऑफ द फोक्स वांट टू जॉइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो प्रोडक्ट बेस्ड में मेरा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो है लिंक्डइन। मतलब लिंक्डइन पे आप जितनी नेटवर्किंग कर सकते हो, जितने कनेक्शंस बना सकते हो। मतलब मैंने इन्फोसिस से जब स्विच किया था, मैंने उसके लिए अप्लाई भी नहीं किया था, मैं मतलब फाउंडर्स को रीच आउट कर रहा था, छोटे छोटे स्टार्टअप्स के, कि ये मेरा काम है, ये मेरा CV है, आप एक बार देखो, मतलब एटलीस्ट इंटरव्यू करो मेरे को, अगर कुछ लगे तो वील सी। तो ऐसे ही मैंने फाउंडर को रीच आउट किया था एंड दे हायर्ड मी। छोटी सी कंपनी थी, तो उन्होंने भी ऑफिशियली पोस्ट नहीं किया हुआ था। अगर पोस्ट किया भी है, लेट्स सपोज आप अप्लाई कर देते हो किसी पोस्टिंग पे लिंक्डइन पे, तो नीचे कभी कभी रिक्रूटर का नाम होता है या हायरिंग मैनेजर का नाम होता है, उनको रीच आउट करो। मतलब कोल्ड ईमेल यू कैन स्टार्ट की, मतलब उनको ईमेल करके बताओ कि आपका कवर लेटर लिख लो एक बेसिक, कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या क्या आपका टेक स्टैक है, टेक्नोलॉजीज है, और कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कैसे आप कंपनी को हेल्प कर सकते हो उनके गोल्स अचीव करने में, और कैसे कंपनी आपको हेल्प कर सकती है आपके गोल्स अचीव करने से। सो लिंक्डइन बीइंग वन प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर अप्लाइंग, इट्स फॉर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर सकते हो आप।
लोगों से मिल सकते हो, मतलब आपके जैसे और लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं सेम चीज के लिए, आप उनको मिल सकते हो और फाउंडर्स के साथ रीच आउट कर सकते हो, रिक्रूटर्स को डायरेक्टली आप रीच आउट कर सकते हो। हम तो ढूंढते रहते हैं कि रिक्रूटर्स का क्या कॉन्टेक्ट है, वहां पे तो सब सारे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म है। सेकंड बीइंग इंस्टा हायर। इंस्टा हायर पे काफी अच्छी जॉब ओपनिंग्स वगैरह रहती है। इंस्टा हायर पे आप मतलब वो स्कोर भी बता देता है, अगर ये जॉब ओपनिंग है इसके लिए आपका कितना मैचिंग स्कोर है, तो उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूटर आपको रीच आउट कर लेता है, या आप अप्लाई करते हो डायरेक्टली आपको कॉल आ जाता है रिक्रूटर का। सो यही दो प्लेटफॉर्म्स मोस्टली वाइडली यूज्ड हैं, और मतलब मैं तो लिंक्डइन ही शुरू से यूज करता हूँ, बट इंस्टा हायर इज चेरी ऑन द टॉप, मतलब वो भी अच्छा उसके लिए काफी बेटर है। सो ये दो प्लेटफॉर्म। और थर्ड मतलब अगर बेसिक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें तो वो तो है ही हमारे Naukri.com वगैरह। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हो तो वहां पे भी अच्छा आपको ट्रैक्शन मिल जाएगा। तो जॉब्स हैं या नहीं मार्केट में? हाँ, मार्केट में बहुत ओपनिंग है इस टाइम पे, मतलब पहले से मार्केट काफी इंप्रूव हुआ है, मतलब इट्स इंप्रूविंग मोर ऑल्सो। बट अभी अगर आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो तो बहुत वैकेंसीज हैं। एंड फॉर फ्रेशर्स जस्ट कीप रीचिंग आउट टू पीपल, डोंट हेजिटेट कि मतलब ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या बात करेंगे। मतलब आप जस्ट अपना बताओ, आपको अपने से होना चाहिए कि मतलब मेरे को जॉब चाहिए तो चाहिए। उनको रीच आउट करो, अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आ रहा कहीं से भी डायरेक्टली लिंक्डइन पे रीच आउट करना चलो, और मतलब अप्लाई करते रहो। अप्लाई करने पे मतलब बहुत ज्यादा ओपनिंग्स के पीछे एक आपको आता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं इस टाइम पे मार्केट में। लेड ऑफ लोग भी बहुत हैं, और नई जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी बहुत हैं, क्योंकि ग्रेजुएट तो हो ही रहे हैं ना बार बार लोग अल्टीमेटली। बाकी कंपटीशन ज्यादा होने करके थोड़ा टफ है मार्केट में, बट यू कैन मेक इट मतलब हैपन। अगर मतलब कोई भी कर सकता है बेसिकली, ऐसा कुछ नहीं है कि ओपनिंग्स नहीं है। मतलब वो बस स्क्रिप्ट करने के बहाने रह गए हैं कि इस टाइम पे मार्केट में ओपनिंग्स नहीं है, अगर शॉर्टलिस्ट नहीं आ रहा, ये नहीं है। अगर सीवी पे काम करोगे, अपना सीवी इंप्रूव करो और चीजें करो, मतलब कि आप नए टेक स्टैक सीख सकते हो अगर आपको ये आता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टेक स्टैक पुराना हो गया, आजकल डिमांड में नहीं है, या फिर ये टेक्नोलॉजी मेरे को सीखनी चाहिए, मेरे करियर के लिए अच्छी होगी, तो डोंट हेजिटेट, बस मतलब प्रोजेक्ट बनाते रहो और यू विल अल्टीमेटली गेट इट। ओके, आपने जैसा बताया था कि यार मेरा ना, आपने ग्रो में भी काम किया है, स्विगी में भी काम किया है, अभी आपने इंटरव्यू क्लियर किए थे माइक्रोसॉफ्ट के, अमेजोन के और गूगल का और जेप्टो का भी, राइट? तो आपको क्या लगता है अपने रिज्यूमे ऐसा कि आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो रहा है हर कंपनी में? क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिज्यूमे सेलेक्ट ही नहीं हो पाते, तो ऐसा आपको क्या लगता है कि ये पॉइंट है गौरव मेरी प्रोफाइल में, आई थिंक ये पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट है, और मतलब मुझे लगता है हर रिक्रूटर को अच्छा लग रहा होगा ये पॉइंट। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एक बेसिक रिज्यूमे बना लेते हो तो मतलब एक चीज मेरे को वो बहुत मिसिंग लगती है। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपने लास्ट कंपनी में कुछ काम किया है, तो आप इम्पैक्ट नहीं लिखते हो, मतलब जो आपने उस कंपनी में स्टैट्स मतलब नंबर्स, कि अगर मैंने चलो एपीआई कम्युनिकेशन ऑप्टिमाइज किया तो इससे कितने परसेंटेज ऑफ लेटेंसी कम हो गई, या फिर कितने परसेंटेज इम्पैक्ट आया, लेट्स सपोज 20% मैंने इंप्रूव किया और मैं ये चीज करने लग गया जिससे मेरा मतलब लोड था जो सिस्टम पे वो 20% कम हो गया। ऐसी चीजें लिखोगी, मतलब फ्रंट, ये सिर्फ बैकएंड के लिए बोल रहा हूँ, फ्रंट एंड भी बहुत कुछ लिख सकता है कि मैं ये वाली एपीआई कॉल चेंज करी जिस करके मतलब मेरा इतना परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट आ गया पूरे सिस्टम में, और अभी सिस्टम इतना स्मूथली हो गया है, लोडिंग टाइम मैंने इतना कम कर दिया। फ्रंट एंड पे वो चीजें बहुत हो सकती है, एनिमेशन टाइम मैंने कम कर दिया, क्योंकि यूजर्स को तो सबको जल्दी जल्दी चाहिए आजकल मोबाइल एप्स पे। ये चीजें बहुत मैटर करती है। सेकंड इज एटीएस स्कोर। अपने रिज्यूमे का मतलब किसी भी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो एटीएस स्कोर क्या है। तो काफी जब सबसे पहले रिक्रूटर्स आपका रिज्यूमे लेते हैं तो दे पुट इट अप ऑन देयर पोर्टल या फिर कोई सॉफ्टवेयर पे डालते हैं जहाँ पे एटीएस फिल्टरिंग हो जाती है, मतलब पहले स्टेप में ही आपका रिज्यूमे फिल्टर आउट हो जाएगा अगर आपका एटीएस स्कोर अच्छा नहीं है। तो ये स्टेप तो हम बचा सकते हैं, मतलब चलो कल को इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ वो आगे की बात है, बट शुरू में तो वी शुड फोकस कि ये वाला स्टेप तो हमारा क्लियर हो ही जाए ना, जहाँ पे रिज्यूमे फिल्टर आउट हो रहे हैं जस्ट फॉर एटीएस स्कोर। उसमें काफी पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब वेबसाइट बता देती है आपको, एक स्टैट्स लिखो, कैसे आप हर एक कंपनी की सिर्फ 4-5 पॉइंट्स लिखो, इतना डेप्थ में भी मत जाओ कि मतलब किसी को पढ़ने में ही बहुत मतलब आलस आई, सबको जल्दी जल्दी पढ़ना हमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किया है, और टेक्नोलॉजीज का लोग इतने बड़े बड़े इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ्स लिख देते हैं रिज्यूमे में। रिज्यूमे आपका 1 पेजर होना चाहिए इफ यू आर फ्रेशर, और अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी है तब तक भी आपका 1 पेजर रिज्यूमे तो आई थिंक सो मोर देन इनफ है। मेरा अभी तक 1 पेजर रिज्यूमे है, बीइंग इन देयर इन अ लॉट ऑफ कंपनीज, बट और 1 पेजर में आप कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हो मीनिंगफुल, मतलब फालतू इंफॉर्मेशन किसी को नहीं चाहिए। स्किल्स अगर आपको लिखने भी है, एक लाइन लिख दो कि ये स्किल्स आते हैं मेरे को, कि कभी भी बार बार रिपीट मत करो मैंने इस टेक्नोलॉजी में काम किया, इंस्टेड काम बताओ कि क्या काम किया और उससे क्या इम्पैक्ट लाके दिया अपने उस कंपनी को, क्या फायदा हुआ होगा आपको हायर करने का, क्योंकि डेवलपमेंट तो सारे कर रहे हैं,
मतलब इंजीनियरिंग, बहुत इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं रोज रोज, बहुत सारे डेवलपमेंट में जा रहे हैं, बैक एंड डेवलपर्स भी बहुत हैं, बट आप क्या डिफरेंट करके दिखाओगे कि वो आपको हायर करें? सो दैट्स द मेन थिंग यू शुड राइट। ओके, थैंक यू सो मच कशिश हमारे चैनल पर आने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को, मुझे क्या लगता क्या है, डेफिनेटली हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छा लगेगा ये पॉडकास्ट, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात की इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच वंस अगेन कशिश हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आई रियली फील कि मतलब समवन कैन यूज माय इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेरे को जिस चीज में टाइम लगा, मतलब 5 साल लगे सीखने में, वो कोई शुरू में ही अगर सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं तो उसके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। होपफुली ये एपिसोड आपको काफी अच्छा लगा होगा। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आते रहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आपको कशिश से कनेक्ट करना है तो उनका लिंक्डइन आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आते रहेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बाय।